हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत कुमार पाठक आप लोगों का अमृत फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग उसको समझेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आखिर क्या होता है। तो देखिए, जब हम लोग किसी भी चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, जब वो चार्ज मोशन में होता है, जब कोई चार्ज मोशन में होता है और उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में होगा तब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट following through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, provided physical conditions of the conductor such as temperature, pressure, mechanical strain etc are kept constant। क्या बोलता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ बोलता है कि जो करंट किसी भी कंडक्टर के थ्रू पास कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जो दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस पास हो रहा है उस पोटेंशियल डिफरेंस का वो करंट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और कंडीशंस क्या होना चाहिए? कंडीशन ये होना चाहिए कि टेम्परेचर, प्रेशर या फिर मैकेनिकल स्ट्रेन जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट of a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? I is directly proportional to V बोल रहा है। ओम्स लॉ क्या बोल रहा था? I is directly proportional to V, तो V is directly proportional to I हो सकता है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा? IR होगा। R यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, R इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, शेप एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर के लेंथ पे, शेप में और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। बेसिकली अगर हम रेजिस्टेंस का बात करें तो ये क्या काम करता है? ये करंट को अपोज करने का काम करता है ना, मतलब कि करंट को फ्लो होने से रोकने का काम करता है, इसीलिए इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ का बात करें तो हम देखेंगे कि द वेरिएशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू अ कंडक्टर इज स्ट्रेट लाइन। जब दोनों का ग्राफ हम बनाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका मतलब यही है कि जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है और वोल्टेज को घटाने पर करंट का भी वैल्यू भी घट जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिस्टेंस के बारे में। तो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑब्स्ट्रक्शन पोजेस्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। कहने का मतलब है, अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसको अपोज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रेसिस्टेंस यूज करते हैं। ये एक तरह से कंडक्टर ही होता है, लेकिन वो क्या काम करता है? ये करंट के फ्लो को रोकता है। तो R इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आई होगा। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और R हमारा क्या है? रेसिस्टेंस है। अगर हम SI यूनिट का बात करें रेसिस्टेंस का तो वो होता है ओम। ठीक है, और 1 ओम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो 1 ओम इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। कहने का मतलब है, अगर किसी कंडक्टर के थ्रू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है तो उसमें जो रेसिस्टेंस यूज होगा, रेसिस्टेंस लगेगा वो 1 ओम का लगेगा। ठीक है, अगर हम डायमेंशन फार्मूला का बात करें इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का तो वो होता है m⁻⁴ l⁻², t⁻⁻3, a⁻²। ये यहाँ पे करंट को बतला रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेसिस्टिविटी के बारे में। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है? देखिए, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए, अगर मान लेते हैं किसी वायर में एक यूनिट लेंथ है, वायर का लेंथ जो है एक यूनिट है और उसमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो रहा है वो भी यूनिट है, मतलब कि एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है और लेंथ ऑफ द वायर भी 1 है, तब जो रेसिस्टिविटी होगा वो रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग रेसिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है,
कौन कौन सा फैक्टर जो है रेजिस्टेंस पे अफेक्ट करता है ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला फैक्टर का हम बात करते हैं तो देखिए लेंथ ऑफ द वायर। किसी भी वायर का जो लेंथ होगा वो रेजिस्टेंस का जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, मतलब कि जितना भी वायर का लेंथ ज़्यादा होगा उसमें उस वायर में रेजिस्टेंस का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है अगर हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा, वहीं अगर हम एरिया को घटा देंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वायर का अगर एरिया जो है, वायर का जो थिकनेस है वो अगर ज़्यादा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, उस वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। थर्ड जो फैक्टर अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को वो कौन सा है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर पे भी रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्ट करता है, मतलब उस पर डिपेंड करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि सबसे गुड कंडक्टर के रूप में हम लोग जो मेटल यूज करते हैं वो होता है सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर सबसे गुड कंडक्टर होता है। उसी तरह अगर हम कॉपर वायर का यूज करते हैं तो वो सिल्वर की तुलना में थोड़ा सा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। उसी तरह अगर हम आयरन वायर का यूज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कॉपर की तुलना में और ज़्यादा होगा। इसका मतलब यही है कि जितना गुड कंडक्टर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता चला जाएगा। इसका मतलब यही है कि रेजिस्टेंस जो होगा वो किसी भी मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है, साथ ही साथ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो हमको एक रिलेशन निकल करके आता है, हमको एक रिलेशन मिलता है। उस रिलेशन को हम बोलते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो जाएगा, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट यूज्ड हो जाता है, उस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो R इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी रो इंटू L अपॉन A हो जाता है। इस तरह से भी हम रेसिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ proportionality and is known as specific resistance or electrical resistivity of the material of the conductor। यहाँ पर रो जो है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की तरह यूज हुआ है और इसी को हम रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी का अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होता है, तो रो इज इक्वल टू होगा R इंटू A अपॉन L। तो यहाँ पे R का जो मतलब रेजिस्टेंस का जो यूनिट है हम लोग पढ़ चुके हैं ओम होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो यहाँ पे तीनों का वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी जो निकल करके आता है वो आता है ओम मीटर, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाकी टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।